नमस्कार। आठवां केंद्रीय वेतन आयोग एक ऐसा टॉपिक जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे पॉइंट पर आएंगे और देखेंगे कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इसका असल मतलब क्या है। आने वाले समय में आपके लिए क्या-क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, चलिए पूरे उत्साह के साथ इसे समझते हैं। सैलरी कितनी बढ़ेगी और भाई इसका फायदा आखिर कब से मिलना शुरू होगा? जाहिर सी बात है, यही वो सवाल है जो इस वक्त हर सरकारी कर्मचारी इंटरनेट पर खोज रहा है। और आज की हमारी इस चर्चा का पूरा फोकस भी इन्हीं सवालों पर रहने वाला है। हम सीधे उन सटीक आंकड़ों और समय सीमा की बात करेंगे जिनकी आपको तलाश है। तो आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। 1. आठवें वेतन आयोग का एक परिचय। 2. फिटमेंट फैक्टर और सैलरी कैलकुलेशन। 3. कर्मचारियों को मिलने वाले बाकी फायदे। और 4. फायदा कब से मिलेगा। पैसों और टाइमलाइन से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आज तथ्यों के साथ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, आठवां वेतन आयोग एक परिचय। देखिए, आठवां केंद्रीय वेतन आयोग बेसिकली एक अस्थायी निकाय है जिसका औपचारिक गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया है। इसका मेन काम है केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों को रिव्यू करना। अच्छी खबर यह है कि अक्टूबर 2025 के आखिर में ही इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी संदर्भ की शर्तों को आधिकारिक मंजूरी मिल चुकी है। मतलब प्रक्रिया पूरी तरह से ऑन ट्रैक है। और हाँ, बैकग्राउंड में काफी कुछ चल रहा है। बीपीएमएस और एनसीजेसीएम जैसे कर्मचारी संगठन बहुत एक्टिव हैं और लगातार अपने मेमोरेंडम सौंप रहे हैं। परामर्श और बैठकों का दौर जारी है क्योंकि इन संगठनों को 31 मई 2026 की डेडलाइन से पहले पोर्टल पर अपनी सभी मांगे और डेटा आयोग के सामने रखने हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार है, सेक्शन 2, फिटमेंट फैक्टर और सैलरी। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, फिटमेंट फैक्टर। आखिर ये है क्या? सिंपल भाषा में कहूं तो ये एक मल्टीप्लायर है। इसी का इस्तेमाल करके आपकी पुरानी बेसिक पे को नए बेसिक पे में बदला जाएगा। सच कहूं तो यही वो इकलौता जादुई नंबर है जो तय करेगा कि भविष्य में आपकी सैलरी स्लिप कैसे दिखने वाली है। इसका गणित एकदम सीधा है। आपके जो मौजूदा बेसिक पे है उसे बस इस फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर दीजिए और आ गई आपकी नई बेसिक पे। एक बार बस सरकार इस मल्टीप्लायर की अंतिम घोषणा कर दे, फिर तो अपनी सैलरी कैलकुलेट करना चुटकियों का काम हो जाएगा। अब सारा पेंच इसी नंबर पर फंसा है। एक तरफ हमारे मैक्रो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं जिनका मानना है कि महंगाई और सरकारी खजाने की सीमाओं को देखते हुए ये फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच कहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कर्मचारी यूनियनें मजबूती से 3.833 के फैक्टर की मांग कर रही हैं। उनका तर्क है कि घरेलू खर्चे बेतहाशा बढ़े हैं जिन्हें संतुलित करना जरूरी है। हम यहाँ दोनों ही पक्षों के तथ्य आपके सामने रख रहे हैं। चलिए इसको रुपयों में समझते हैं। अगर 18,000 रुपए की शुरुआती बेसिक पे पर 1.92 का फैक्टर लगता है तो आपकी नई सैलरी बनेगी 34,560 रुपए। अगर बीच का रास्ता निकलता है और 2.50 का फैक्टर लागू होता है तो सैलरी होगी 50,000 रुपए। लेकिन अगर यूनियनों की 3.833 वाली मांग मान ली जाती है तो यही 18,000 की बेसिक पे सीधे 69,000 रुपए तक जंप कर जाएगी। आप खुद देख सकते हैं कि एक छोटे से दशमलव के हेरफेर से कितना बड़ा फर्क आ सकता है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य फायदे। देखिए, बात सिर्फ बेसिक पे की नहीं है। सैलरी स्ट्रक्चर में और भी कई बड़े बदलावों की मांग है। सबसे बड़ी डिमांड है कि सालाना इंक्रीमेंट को मौजूदा 3% से बढ़ाकर सीधा 6% किया जाए। इसके अलावा मैक्सिमम सैलरी को 2,15,000 पर फिक्स करने, कर्मचारियों का प्रमोशन ना रुकने पाए इसके लिए कुछ पे लेवल्स को आपस में मर्ज करने और आय में समानता बनाए रखने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी के बीच 1:12 का गैप मेंटेन करने की जोरदार वकालत की जा रही है। ये 6% वाले इंक्रीमेंट की मांग हवा में नहीं है। आप खुद सोचिए, एजुकेशन, मेडिकल और घर के खर्चे किस तेजी से बढ़ रहे हैं। यूनियनों का यही कहना है कि हर 10 साल में आने वाले वेतन आयोग का इंतजार करने के बजाय सालाना इंक्रीमेंट को ही इतना रियलिस्टिक रखा जाए जो लगातार बढ़ती पारिवारिक जरूरतों को पूरा कर सके। अब एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। कई लोगों को लग रहा था कि डीए 50% क्रॉस होने पर वो पहले ही बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अभी डीए मर्ज करने का कोई प्लान नहीं है। होगा ये कि जब आठवां वेतन आयोग लागू होगा तब आपका मौजूदा डीए आपकी नई बेसिक पे में ही जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद डीए का मीटर एकदम 0 से दोबारा स्टार्ट होगा। और अब सबसे अहम सवाल, सेक्शन 4, ये सारे फायदे आखिर कब से मिलेंगे? टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझिए।
नवंबर 2025 में आयोग का गठन हुआ है। नए पे स्केल के लिए जो रेफरेंस डेट तय हुई है वो है 1 जनवरी 2026। लेकिन सबसे बड़ा पेच ये है कि आयोग के पास अपनी फाइनल रिपोर्ट देने के लिए पूरे 18 महीने का समय है। मतलब रिपोर्ट ही मई 2027 तक आएगी। अब रिपोर्ट आने के बाद उस पर विचार, सरकारी अप्रूवल, इन सब में वक्त लगता है। तो प्रैक्टिकली बात करें तो अकाउंट में बढ़ा हुआ पैसा आते आते 2028 या 2029 तक का समय लग सकता है। अब आप सोचेंगे कि अगर 2028 तक का इंतजार है तो नुकसान तो हमारा है। तो जवाब है नहीं। यहां काम आता है एरियर, यानी आपका बकाया, क्योंकि ये नया वेतन आयोग पूर्वव्यापी प्रभाव से यानी 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा। इसलिए बीच के जितने भी महीने होंगे उन सब का पैसा कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। 12 से 18 महीने की देरी का मतलब है बाद में एक बहुत बड़ा लंप सम अमाउंट मिलना। लेकिन रुकिए, निष्पक्ष रूप से देखें तो इस भारी भरकम एरियर का एक दूसरा पहलू भी है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स एक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर 2028 या 2029 में जाकर सरकार इतने सालों का एरियर एक साथ बांटती है तो देश के राजकोषीय घाटे पर अचानक से बहुत बड़ा बर्डन पड़ेगा। अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा फिस्कल शॉक साबित हो सकता है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे 8वां वेतन आयोग अपनी फाइनल शक्ल ले रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। सरकार अपने कर्मचारियों को उचित मुआवजा देने और देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के बीच एक परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाएगी? ये वाकई गहराई से सोचने वाली बात है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम ऐसे ही काम की जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे।